हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज जो अपने टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है समतल दर्पण। जैसा कि अपने जानते हैं कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वक्राकार जिसमें उत्तल और अवतल अपने देखते हैं, और साथ ही साथ दूसरा समतल दर्पण। आज अपने समतल दर्पण प्लेन मिरर की बात करेंगे। प्लेन मिरर्स के जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बनते हैं उन सबको वन बाय वन अपने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि समतल दर्पण के यूज क्या है। अपने अगर देखें इसके यूज क्या है, तो आप देखते हो कि सुबह आप स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, ऑफिस जाते हैं, तो अपने कंघी करते हैं, कॉम करते हैं, तो अपने समतल दर्पण का यूज करते हैं। अपने फेस, आप अपने सुंदर से फेस को देखने के लिए समतल दर्पण का यूज करते हो। और भी मल्टी यूजेज है, काफ़ी सारे यूजेज है, जैसे पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जिसे परिदर्शी भी अपने हिंदी में कहते हैं, इसका भी बड़ा अच्छा यूज होता है। जो मॉडल बनाते हैं बच्चे, पेरिस्कोप जिसमें आप डायग्राम में देख रहे हो कि प्लेन मिरर, दो प्लेन मिरर यूज़ किए हुए हैं, और ये एंगल 45 डिग्री 45 डिग्री, और ये ऑब्जर्वर है, इस पेड़ को देख रहा है। तो आप खास बात देख रहे हो कि इस पेड़ को बिल्कुल सामने से नहीं देखने की जरूरत, इस पेरिस्कोप से आप नीचे होके भी देख सकते हो। इसका बड़ा अच्छा यूज, सबसे अच्छा यूज ये कह सकते हैं कि इसमें प्रेक्षक छिप कर भी किसी वस्तु को देख सकता है। इसका यूज पनडुब्बी में, युद्ध पोत में, क्रूजर में, युद्ध क्षेत्र में आदि काफ़ी जगह यूज किया जाता है, जिसमें सैनिक छुपे हो तो उनको देखा जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध में इसका व्यापक रूप से यूज हुआ था पेरिस्कोप का। तो आप कह सकते हो फिजिक्स का या समतल दर्पण का बहुत अच्छा यूज होता है पेरिस्कोप में। जैसे मैंने बताया कि ये ऑब्जर्वर है, ये बच्चा है, ये इस पेड़ को देख सकता है, बिल्कुल सीध में आए बिना इसका जो प्रतिबिंब है वो इसके थ्रू देख सकता है। अब कुछ और इससे बनने वाले प्रतिबिंब और समतल दर्पण की जो खास बातें हैं उनको अपने वन बाय वन देखते हैं। स्टूडेंट्स, इतना ध्यान रखिए कि ये जो अपने टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं, उनमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, वो वन बाय वन अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि समतल दर्पण आभासी दुनिया की खिड़की की तरह कार्य करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। यहाँ आप देख रहे हो ये व्यक्ति खड़ा है, वस्तु है, और इसका प्रतिबिंब बन रहा है, वो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसमें जो एक्चुअल में प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक और एक होता है आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जहां पर प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती है वहां वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तन हो जाता है। इसमें परावर्तन के कारण प्रकाश की किरणें ये पीछे की तरफ आगे बढ़ाई है, तो ये मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है। इसीलिए अपने कहते हैं कि ये आभासी दुनिया की खिड़की की तरह कार्य करता है, या यूं कहें दूसरे शब्दों में कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, रियल नहीं बनता। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि इस आभासी प्रतिबिंब होने के कारण इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। पर्दे पर उसी प्रतिबिंब को उतारा जा सकता है या लिया जा सकता है जो प्रतिबिंब वास्तविक हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट आई होप क्लियर होगा कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी बनता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पार्श्वीय प्रतिलोम होता है। पार्श्वीय प्रतिलोम या लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है, आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हो तो आप देखते हो कि आप दायां हाथ उठाते हो तो दर्पण में आपको लगता है कि बायां हाथ उठा है। ठीक है, तो ये आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि राइट हैंड इसने अपना रेज किया है, इसको लगता है कि उसका ये लेफ्ट हैंड है, उसके इमेज में ऐसा लगता है। दायां कान बायां दिखता है, बायां कान दायां दिखता है। इसका मतलब इससे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? पार्श्वीय प्रतिलोम या लेटरली इन्वर्टेड होता है। थर्ड पॉइंट इसका आता है अपने पास कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा वस्तु के बराबर व आभासी होता है। आभासी अपने पहले बता चुके हैं कि आभासी क्यों होता है। वस्तु प्रतिबिंब सीधा बनता है हमेशा। जैसे अपने पर किसी भी दर्पण के सामने अपने खड़े होते हैं तो अपना प्रतिबिंब सीधा बनता है, ना कि उल्टा। आप देख सकते हो ये ए बी ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज बन रही है ई डी। ये इमेज बनती है परावर्तन के कारण। ठीक है, तो सीधा बनेगा बिल्कुल पहली चीज। दूसरा, वस्तु के बराबर बनेगा, बड़ा या छोटा नहीं बनेगा। जितनी वस्तु है उसी के आकार का ही इसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में अपने को दिखाई देगा। इसी से रिलेटेड आप ये कह सकते हो कि समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन एक होता है। क्या मतलब हुआ इसका? रेखीय आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। ठीक है, अपने यहां देखा है इसमें कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई समान है, तो समान राशियों का भाग दे एक दूसरे में। मान लो कि 5 फीट का कोई व्यक्ति है, उसकी इमेज भी बन रही है 5 फीट, तो 5 बटा 5 कितना आ गया? 1। तो अपने कहेंगे कि समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन 1 होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास कि समतल दर्पण से बिंब की दूरी व समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। क्या मतलब है इसका? इस डायग्राम में देखो कि ये एक मिरर है, समतल दर्पण है, इधर ये बिंब है और इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो समतल दर्पण से बिंब की दूरी अगर 3 मीटर है
तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी होगी, 3 मीटर ही होगी। ये ध्यान रहे कि समतल दर्पण से जितनी बिंब की दूरी है उतनी ही समतल दर्पण की अंदर की तरफ प्रतिबिंब की दूरी होगी। या यूं कहें कि समतल दर्पण से आप मान लो 3 मीटर की दूरी पर यहां खड़े हो, तो आपसे प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, 3 + 3 यानी कि 6 मीटर होगी। इट मीन्स आप इनडायरेक्टली ये कह सकते हो कि समतल दर्पण से जितने दूर अपने खड़े होकर अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं, तो दर्पण में उतना ही आगे की ओर अपना प्रतिबिंब बनेगा। मान लो x दूरी पर अपने खड़े हैं, तो x दूरी पर ही समतल दर्पण से आगे प्रतिबिंब बनेगा। तो इस डायग्राम से क्लियर है कि ये व्यक्ति 3 मीटर दूर खड़ा है इस समतल दर्पण से, तो इसका प्रतिबिंब अंदर की तरफ जो अपने को दिखाई देगा वो इस समतल दर्पण से 3 मीटर दूर ही होगा। इट मीन्स बिंब व प्रतिबिंब की टोटल दूरी कितनी हो गई, वो हो गई 6 मीटर, ये डिस्टेंस होगी। तो ये 5th पॉइंट था अपने पास। अब 6th पॉइंट आता है अपने पास कि यदि बिंब समतल दर्पण की तरफ v वेग से जाता है तो प्रतिबिंब भी v वेग से आता है। क्या मतलब हुआ इसका, मान लो ये एक मिरर है जो कि रेस्ट में, एक समतल दर्पण है वो रेस्ट में है, u वेग से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, कोई वस्तु u वेग से आ रही है, तो प्रतिबिंब भी समतल दर्पण की तरफ अंदर की तरफ अपने को दिखाई देगा और उसका वेग भी कितना होगा, u होगा। यानी यहां पर अगर अपने आप यूं कह सकते हो कि समतल दर्पण की तरफ आप जा रहे हो 5 मीटर प्रति सेकंड वेग से, तो जो प्रतिबिंब है वो भी समतल दर्पण की तरफ किस वेग से आएगा, उतने ही वेग से, 5 मीटर प्रति सेकंड से। यानी बिंब और प्रतिबिंब का इस मिरर के सापेक्ष वेग होता है वो समान होता है और विपरीत दिशा होती है, ये आप कह सकते हो। लेकिन एक चीज यहाँ स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखनी होगी कि एक अपेक्षिक गति होती है, अपेक्षिक गति या अपेक्षिक वेग कह लो, कि मान लो ये u वेग से इधर जा रहा है और ये u वेग से विपरीत आ रहा है। अगर कोई आपसे पूछे कि इस ऑब्जेक्ट के सापेक्ष, इस वस्तु के सापेक्ष इस प्रतिबिंब का वेग क्या है, तब u इस दिशा में और u इस दिशा में, विपरीत दिशा में जब दो वेग होते हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। यानी आप ये कह सकते हो इस ऑब्जेक्ट के सापेक्ष इस इमेज का वेग होगा वो 2u होगा, यानी दुगना होगा। इसको अगर अपने ये कहें इसके सापेक्ष, क्योंकि अपने वेग जानते हैं कि सापेक्ष होता है, तो अपने इनडायरेक्ट सीधे तो अपने कह सकते हैं कि जो बिंब और प्रतिबिंब दोनों का वेग समान होता है और विपरीत दिशा में। लेकिन अगर आप कहो कि बिंब के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग क्या होगा, तो वो दुगना होगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो रोड पे मान लो दो व्हीकल चल रहे हैं, विपरीत दिशा में जो एक्सीडेंट होते हैं वो इतने खतरनाक क्यों होते हैं, क्योंकि विपरीत, मान लो एक कार आ रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटे से, दूसरी कार आ रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से विपरीत दिशा में, तो जब उनका एक्सीडेंट होता है तो एक के सापेक्ष दूसरी कार का वेग कितना होता है, क्योंकि वो विपरीत दिशा में है, तो 60 + 40, एक कार के सापेक्ष दूसरी कार का वेग जो होगा वो 60 + 40 100 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। इसका मतलब विपरीत दिशा में अगर कोई वस्तुएं गति कर रही है तो एक के सापेक्ष दूसरे का वेग हमेशा जुड़ जाता है। इसीलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि इस, हालांकि एग्जाम में ये क्वेश्चन कम आने के चांसेस, सीधा पूछा जाता है कि u वेग से अगर बिंब की तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो जो प्रतिबिंब है उसका वेग कितना होगा, तो उसका भी u ही होगा, ये ध्यान रखें आप। लेकिन ऑब्जेक्ट के सापेक्ष, वस्तु के सापेक्ष इस प्रतिबिंब का जो वेग होगा वो दुगना होगा। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब चलते हैं 7th पॉइंट की ओर। इसमें आप देख रहे हो कि 7th पॉइंट कहता है कि किसी भी बिंब को देखने के लिए दर्पण कम से कम बिंब की आधी ऊंचाई का होना आवश्यक है। क्या मतलब हुआ इसका, मान लो कि ये एक लड़की खड़ी है, इसकी हाइट है 152 सेंटीमीटर, बॉटम से आइज तक 152 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। तो परावर्तन के कारण इसकी जो इमेज अंदर की तरफ बनेगी तो वो इमेज देख पाएगी। इस मिरर की हाइट यहाँ से यहाँ तक मिनिमम कितनी होनी चाहिए, देखो अपने मिनिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है। मान लो 152 सेंटीमीटर हाइट है उस लड़की की, तो उससे ज़्यादा हो तो भी वो मिरर में इमेज पूरी दिखाई देगी, लेकिन मिनिमम कितनी हो, वो 152 का आधा करें अपने 152 का, तो वो आता है 76 सेंटीमीटर। इसका मतलब मिरर की हाइट मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 76 सेंटीमीटर, तो उसको पूरी इमेज दिखाई देती है। कई बार ऐसा भ्रम होता है अपने कि मिरर सामने है, अपने दूर जाते जाएंगे तो अपनी पूरी इमेज बन जाएगी, ये बात ठीक है। लेकिन अगर मिरर का साइज अपने हाइट के आधा से कम है तो अपने को कभी भी पूरी उसकी इमेज, अपनी पूरी इमेज दिखाई नहीं देगी। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसे सेकंड डायग्राम में यहाँ आप देख रहे हो कि एक लड़की है, उसकी हाइट है 1 यूनिट कह देते हैं अपने कि 1 यूनिट इसकी हाइट है, ठीक है। तो इसमें पूरी इमेज देखने के लिए इसके मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, इसकी आधी होनी चाहिए, ये इसमें समझाया गया है। तो ये अच्छे से आपको समझ आया होगा कि मान लो आप, मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपकी हाइट है 5 फीट, 5 फुट आपकी हाइट है,
तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए या उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए कि आपका पूरा इमेज दिखाई दे? मिनिमम हाइट उसकी कितनी होनी चाहिए? तो 5 का आधा कर दीजिए, 2.5 फुट उसका मिनिमम हाइट होनी चाहिए, तभी उसकी पूरी इमेज दिखाई देगी। 2.5 फुट से अगर कम है तो आपकी पूरी इमेज कभी भी दिखाई नहीं देगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अपने कहते हैं कि यदि आपतित किरण को नियत रखकर, आपतित किरण है उसको नियत रखना है अपने को, या यूं कहो कि बिंब को नहीं हिलाना है अपने को, वस्तु को नहीं हिलाना है, दर्पण को थीटा कोण से घुमा दे। यहां देख रहे हो कि दर्पण है वो थीटा कोण से घूम गया है, घुमा दिया है अपनों ने। तो प्रावर्तित किरण कहें या प्रतिबिंब कहें, क्योंकि प्रावर्तित किरण से ही प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब 2 थीटा कोण से समान दिशा में घूम जाता है। ये ध्यान रखें, अपनों ने मिरर को घुमाया है, अपनों ने दर्पण को थीटा कोण से घुमाया है, तो प्रतिबिंब जो घुमा है वो कितने डिग्री से घूम गया? 2 थीटा डिग्री से घूम जाता है और समान दिशा में घूमता है। समान दिशा का मतलब ये हुआ कि जिस दिशा में आपने बिंब को घुमाया है उसी दिशा में प्रतिबिंब घूम जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट आता है अपने पास कि अगर आपने समतल दर्पण को स्थिर रखा है इस बार, लेकिन बिंब को थीटा कोण से घुमा दिया, बिंब कहें या आपतित किरण कह दो, एक ही बात कह सकते हैं अपने, बिंब को आपने थीटा कोण से घुमा दें। ये देखो आप थीटा कोण है, पहले ये I1 था इमेज, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा था? ये R1। अब अपनों ने थीटा कोण इस तरफ घुमाया, I2 कर दिया अपनों ने, आपतित किरण को या जो आने वाली किरण कह सकते हो या बिंब कह सकते हो, उसको थीटा कोण से घुमा दिया है। तो ये R1 की बजाय यहाँ पर R2 बनेगा, R2 इमेज बनेगी, यानी ये भी थीटा कोण से घूम जाएगा लेकिन विपरीत दिशा में घूमेगा। ये विपरीत दिशा वाला विशेष रूप से ध्यान रखिए, यानी आपने बिंब को तो इस तरफ लेके गए हैं लेकिन प्रतिबिंब होगा वो इस तरफ होगा, चूंकि ये परावर्तन के नियमों के अकॉर्डिंग होता है। 10th पॉइंट आता है अपने पास कि समतल दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। वक्रता त्रिज्या ये अपने जब लेंस वाला पढ़ेंगे तो डिटेल में वहां बताएंगे, क्योंकि वक्रता त्रिज्या है। त्रिज्या किसकी होती है? जो कर्व होता है, जो वक्र होता है, गोला होता है, उसकी त्रिज्या होती है। क्योंकि ये समतल दर्पण है तो उसकी त्रिज्या है ही नहीं, इसका मतलब ये कह सकते हो कि उसकी त्रिज्या अनंत होती है, या यूं कहो कि फोकस दूरी भी अनंत होती है। जो ध्रुव से उसकी फोकस बिंदु की जो दूरी है उसको फोकस दूरी कहते हैं। ये लेंस वाले में डिटेल से अपने को पढ़ाएंगे। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि इस समतल दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या अनंत होती है और इसकी क्षमता होती है। अब देखो, लेंस की क्षमता या शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। f यहाँ पर कितना है? अनंत है, तो 1/अनंत हो जाता है 0। लेंस की क्षमता 0 हो जाती है। तो यहाँ ये कहेंगे कि लेंस की क्षमता क्या है? प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित, या शॉर्ट में मैं कहूँ कि उसको एक जगह केंद्रित करने की क्षमता या फैलाने की क्षमता, इसको ही अपने क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपने लेंस की क्षमता। चूंकि प्रकाश की किरणें अगर मुख्य अक्ष के समांतर आई तो वो उसी पाथ पे लौट जाएगी, इस केस में, समतल दर्पण के केस में। तो अपने कहेंगे इसकी क्षमता कितनी है या शक्ति कितनी है? 0 होगी। तो ध्यान रहे कि समतल दर्पण की जो क्षमता या शक्ति है वो 0 होती है, लेकिन इसकी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी इनफाइनाइट या अनंत होती है। नेक्स्ट ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मान लो एक व्यक्ति एक कमरे के ठीक बीच में खड़ा है और अपने पीछे की संपूर्ण दीवार का प्रतिबिंब सामने की दीवार में लगे दर्पण में देखना चाहिए। यानी आप अपने कमरे के सेंटर में खड़े हो और पीछे की दीवार का आप चाहते हो कि सामने की दीवार पर जो मिरर लगा है उस पर इमेज बन जाए, पूरी की पूरी इमेज बने। तो समतल दर्पण का न्यूनतम आकार दीवार की आकार का 1/3 यानी कि 1/3 होना चाहिए। तो ये ध्यान रखें आप कि दीवार का जितना साइज है उसका 1/3 साइज होना चाहिए सामने जो मिरर है उसका, तभी वो दीवार की पूरी इमेज वहां पर बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। नेक्स्ट 12th पॉइंट आता है अपने पास कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि प्रतिबिंब कितने बनेंगे। तो ध्यान रखें कि यदि 2 समतल दर्पण है, मान लो वो थीटा कोण पर रखे हुए हैं, तो उनसे बनने वाले प्रतिबिंब यदि n मान ले अपने, तो इस अपने को सबसे पहले देखना है 360/थीटा, 360/थीटा का मतलब क्या हुआ कि मान लो 2 दर्पण है वो 90 डिग्री पे रखे हुए हैं, तो थीटा की जगह कितना रख देंगे? 90 डिग्री रख देंगे। तो 360/थीटा देखना है अपने को कि वो अगर समपूर्णांक होता है, समपूर्णांक का मतलब 2, 4, 8, 6 इस तरह से सम आता है, तो n का मान, n का मतलब बनने वाले प्रतिबिंब कितने हो जाएंगे? 360/थीटा -1। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखो, ये एक समतल दर्पण है, ये एक समतल दर्पण है, 2 समतल दर्पण 90 डिग्री पे रखे हुए हैं, 90 डिग्री पे, इट मींस थीटा कितना होगा? 90। तो आप देखो तो 360/90, 360/90 कितना हो गया? 4। 4 सम है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 360/थीटा -1, यानी 4 - 1, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। इस डेमोन्स्ट्रेशन में आप देख सकते हो कि ये एक मोमबत्ती रखी हुई है इस मिरर के सम्मित रूप से। अब सम्मित समझना आप, ये एक समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है, 90 डिग्री पे रखे हुए हैं।
इनके बीच में जो बिंदु है उसके इधर अगर अपने सीध में यानी बराबर दूरी पर चलेंगे, इस लेंस इस दर्पण से भी दूरी बराबर हो, इस दर्पण से दूरी बराबर हो, तो वो सममित कहलाती है कि ये कैंडल यहाँ रखी हुई है तो सममित अवस्था में। अगर ये दाएं या बाएं होती तो वो असममित होता है, ठीक है ना। तो ये सममित और असममित आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर दोनों दर्पणों से दूरी समान है प्रत्येक स्थिति में इस कैंडल की, तो वो सममित अवस्था कहलाएगी, अगर दूरी बराबर नहीं है तो वो असममित होगी। तो यहाँ आप देख रहे हो एक कैंडल रखी हुई है और इससे इमेज कितनी बन रही है कैंडल की, प्रतिबिंब अगर देखें अपने तो 1 2 और 3 प्रतिबिंब बन रहे हैं। इस फॉर्मूले से भी आप देख सकते हो थीटा 90 है तो n कितना हो जाएगा 360/90 - 1 यानी कि 4 - 1 कितना हो गया, 3 प्रतिबिंब आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे एंगल दिए जाते हैं जैसे 50 डिग्री 65 डिग्री, तो आपको क्या देखना है 360/थीटा है वो पॉइंटों में आ जाता है। जैसे मान लो ये 3.2 आ गया, सपोज ऐसा कुछ आ गया कि 360/थीटा 3.2 है, तो 3.2 को आप क्या लोगे, आपको नेक्स्ट लेना है, 3.2 को आप 4 कंसीडर करोगे, 4 मानना है। जैसे मान लो 6.7 आ गया है तो उसको 7 मानना है, मान लो 4.1 आ गया तो भी इसको 5 मानना है। ये ध्यान रखें, नेक्स्ट डिजिट पे जाना है अपने को, तो ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपके माइंड में। अब एक चीज और देखो इसमें, जैसे इस कैंडल वाले एग्जांपल में देखा, इसी प्रकार अपने देखते हैं कि ये दो समतल दर्पण समांतर हो। समांतर का मतलब क्या हुआ कि उनके बीच कोण कितना होता है 0 डिग्री। जैसे बार्बर की शॉप में आपने देखा होगा, नाई की शॉप में जब आप कटिंग करवाने जाते हो, पीछे मिरर लगे होते हैं, आपके सामने मिरर लगे होते हैं। आप सामने वाले मिरर में कई बार आप इमेज देखते हो तो पीछे वाले मिरर की वजह से आपको बहुत सारी इमेज दिखाई देती है। आपको जैसे अपने बैठे हैं तो कई सारी अपनी इमेज दिखाई देती है, यानी कि अनंत इमेज दिखाई देती है। तो इसको क्लियर करें कि यदि दो समतल दर्पण समांतर है, समांतर का मतलब थीटा कितना हुआ 0 डिग्री, तो इस फॉर्मूले में रखो आप 360/0 कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इसका मतलब इमेज कितनी बनेगी, इनफाइनाइट बनेगी। तो इसी को अपनों ने बताया कि यदि दो समतल दर्पण समांतर हो तथा वस्तु उनके बीच रखी हो तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। अब ये तो ए अपना था कि यदि 360/थीटा सम पूर्णांक हो। इसी में आते हैं कि यदि विषम पूर्णांक हो तो क्या होगा। विषम पूर्णांक हो तो स्टूडेंट्स दो केस बनते हैं, ध्यान रखना है। यदि वस्तु सममित है, सममित जैसे मैंने इस कैंडल वाले एग्जांपल में बताया था कि कैंडल सममित रखी हुई है, तो इमेज उतनी बनाएगी जो ऊपर वाले में जैसे अपन ने देखा 360/थीटा -1। ये आपको फॉर्मूला लगाना है हमेशा 360/थीटा -1। लेकिन यदि आता है कि यदि वस्तु असममित रखी हो, असममित का मतलब ये जैसे कैंडल इस तरफ रखी होती, यहां रखी होती तो असममित हो जाती, तो इमेज कितनी बनेगी 360/थीटा। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो मोस्टली सममित असममित नहीं दिया जाता है, ध्यान रखें। उसमें सीधा पूछा जाता है कि इससे इमेज कितनी बनेगी, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है 360/थीटा -1। लेकिन स्पेशली दिया जाता है कि इतने डिग्री कोण है और वस्तु असममित रखी हुई है तो कितनी इमेज बनी हुई है, तो आपको पहले तो 360/थीटा निकालना है। अगर वो सम आता है तो कहानी यही कंप्लीट होती है, आपको आंसर कितना आएगा 360/थीटा -1। लेकिन विषम आता है, विषम में भी अगर असममित क्वेश्चन में दिया है तो इमेज कितनी बनेगी 360/थीटा। तो ये 12th पॉइंट था स्टूडेंट्स, और इस दर्पण से रिलेटेड अपने सारे क्वेश्चन कंसीडर किए। आपने इस वीडियो को देखा, लाइक कीजिए इसको, इस चैनल को शेयर, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप और अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।